हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। कवर कर रहे हैं सीडीएस के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज इसका रहेगा पार्ट 18। अगर आपने पहले 17 पार्ट्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। इसके अलावा लास्ट के कुछ महीनों के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई स्किप ना हो गया हो। अब बस हम अंतिम चरणों में ही है इस करंट अफेयर की सीरीज में, तो जितने भी करंट अफेयर्स रह गए हैं वो भी हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे ताकि आपको एग्जाम से पहले सफिशिएंट टाइम मिल सके रिवीजन करने का। इसके अलावा मॉक टेस्ट अगर आपने परचेज नहीं किया तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो साइंस के रिलेटेड है, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो सीडीएस का, उसके रिलेटेड 2 या 3 दिनों में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं सीडीएस के लिए करंट अफेयर्स का पार्ट 18। वेयर इज डिवीजिंग फेस्टिवल हेल्ड? डिवीजिंग फेस्टिवल इस बार कहाँ हुआ? डिवीजिंग फेस्टिवल का था ये थर्ड एडिशन। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2016 में ये डिवीजिंग फेस्टिवल शुरू हुआ था, 2017 में हुआ इसका सेकंड एडिशन, 2018 में थर्ड एडिशन। यूपीएससी ने अभी तक इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन वो पूछ सकती है क्योंकि डिवीजिंग फेस्टिवल को सिर्फ अभी 3 ही साल हुए हैं शुरू हुए को। और अभी अभी ये हुआ कहाँ पे है? ये हुआ असम में। ये चला 12 दिन, 12 दिन तक डिवीजिंग फेस्टिवल चला। डिवीजिंग का मतलब क्या है? रिवर साइड। रिवर साइड यानी कि ये जो रिवर की साइड है उसके किनारे पर ही ये फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। मेन इसका काम क्या है? ये फेस्टिवल क्या करता है? रिवर टूरिज्म को प्रमोट करता है ताकि इस फेस्टिवल की वजह से लोग रिवर के आसपास आए, उनका टूरिज्म जो है प्रमोट हो, उनकी आमदनी हो सके। असम में है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, टेरिटोरियल, जहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वही ये फेस्टिवल मनाते हैं, डिवीजिंग फेस्टिवल। तो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के बारे में मैंने आपके साथ शेड्यूल 6 की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। वो मनाते हैं ये फेस्टिवल, डिवीजिंग फेस्टिवल, रिवर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ताकि उनको आमदनी हो सके। तो चलिए चलते हैं आगे। इसका आंसर रहेगा असम। विच स्टेट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू क्रिमिनलाइज सेक्सटॉर्शन बाय पब्लिक सर्वेंट्स? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंडिया की किसी भी स्टेट जो थी, किसी ने भी ऐसा कानून सेक्सटॉर्शन के खिलाफ पास नहीं किया था। तो अभी अभी रिसेंटली कौन सी स्टेट फर्स्ट स्टेट बन गई है जिसने क्रिमिनलाइज कर दिया है सेक्सटॉर्शन को? किसके द्वारा? पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा। इस कानून को लाने का मेन मोटिव यही था कि जो वर्क प्लेसेस पर वुमेन के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं उनको पनिश किया जाए। पब्लिक सर्वेंट्स का क्यों इसमें नाम आया है? यानी कि कोई भी बंदा जो सरकारी नौकर है वो अपनी पोजीशन और अथॉरिटी का फायदा उठाकर सेक्सुअली हरास ना करे वुमेन को। इस वजह से इस कानून को लेके आई है जम्मू एंड कश्मीर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है। इसी के साथ जम्मू एंड कश्मीर बन गई है पहली स्टेट जिसने क्रिमिनलाइज किया है सेक्सटॉर्शन को, और दोषी पाए जाने वाले को 3 साल से लेकर 5 साल तक की सजा होगी और साथ में फाइन भी उसको देना होगा। और ये जो उस पर केस होगा ये नॉन बेलेबल केस होगा, उसको इस केस के दौरान बेल भी नहीं मिल पाएगी। तो ये कानून लेके आई है जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए चलते हैं आगे। Which country recently launched the change 4 mission to attempt a landing on the far side of the moon? ये मैंने आपके साथ पहले भी कवर किया था क्वेश्चन। इसका जो आंसर है वो है चाइना। किसी ने कमेंट करके ये कहा था कि ये जो मिशन है बहुत ही ज़्यादा रीसेंट है तो ये एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। ये मिशन लॉन्च हुआ था 8 दिसंबर को और सक्सेसफुली ये जो चाइना का मिशन था कंप्लीट हुआ है 3 जनवरी, यानी कि कुछ ही दिन पहले। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। इस वजह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि दिसंबर में चाइना ये मिशन लॉन्च करेगा। ये न्यूज़ तो अगस्त में ही आ गई थी। अगस्त में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो होंगी बाद में, इस कमिंग ईयर में होंगी या अभी रिसेंटली हो चुकी है, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पहले आ जाती है। तो वो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, वो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा चाइना। तो चलिए चलते हैं आगे। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट?
नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हमें क्या कहता है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ये कहता है कि कोई भी बंदा या लोग जो वायलेंस को प्रमोट कर रहे हो या ऐसी शैतानी तत्व जिससे हमारी नेशन की सिक्योरिटी को खतरा हो, उसे क्या किया जाएगा? उसे जेल में डाल दिया जाएगा। अब क्वेश्चन यही है कि उस बंदे को मैक्सिमम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कितनी देर के लिए जेल में डाला जा सकता है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1 साल। अब ये क्वेश्चन क्यों पिक किया है? ये क्वेश्चन इसलिए पिक किया है कि मणिपुर में एक जर्नलिस्ट ने वहां के सीएम के खिलाफ ऑनलाइन एक पोस्ट लिख दी थी, जिसके तहत उस सरकार ने क्या किया, उस जर्नलिस्ट पे ये आरोप लगाया कि इसकी वजह से वायलेंस, इस पोस्ट की वजह से वायलेंस प्रमोट हो रही है, और उसके चलते नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के चलते उसे क्या किया गया, जेल में डाल दिया गया उस जर्नलिस्ट को, उस मणिपुर की गवर्नमेंट के द्वारा। इसकी वजह से ये इशू काफ़ी खड़ा हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी डिबेट भी चली, क्योंकि एक टाइम पर किसी को भी अगर आपने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल में डालना है तो 3 महीने के लिए डाल सकते हैं, उसके बाद फिर 3 महीने के लिए एक्सटेंड करना पड़ता है, फिर 3 महीने के लिए एक्सटेंड करना होता है। एक टाइम में 3 महीने के लिए जेल में डाल सकते हैं और मैक्सिमम कितना, 1 साल के लिए डाल सकते हैं। और ये पाया गया था वहाँ की कोर्ट के द्वारा भी कि जो जर्नलिस्ट ने कमेंट किया था या पोस्ट किया था वो कोई इतना वायलेंस के रिलेटेड नहीं था, वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत नहीं आता। तो काफ़ी ये डिबेट चल पड़ी थी। तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट मैक्सिमम पीरियड कितना होता है, किसी भी बंदे को जो डिटेंशन दी जाती है वो होती है 1 साल की। तो चलिए चलते हैं आगे। विच एक्ट इन इंडिया ऑथोराइजेज द इंटरसेप्शन ऑफ कॉल्स डाटा? जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट को कौन ऑथराइज करता है, कौन सा एक्ट पावर देता है कि वो कॉल्स और डाटा को इंटरसेप्ट कर सकते हैं? अब इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, यानी कि इसका आंसर होगा बोथ ऑप्शन बी एंड सी, आईटी एक्ट 2002 का और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। अब ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 10 एजेंसीज को ये पावर दे दी है कि वो डाटा और कॉल्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। और ऑथोराइज्ड एजेंसीज कौन कौन सी है? वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सीबीआई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस इन जम्मू एंड कश्मीर और दिल्ली पुलिस। ये 10 ऑथोराइज्ड एजेंसीज हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये ऑथोराइज कर दिया है, पावर दे दी है कि वो कॉल्स और डाटा को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। और किस एक्ट के तहत उन्होंने पावर दी है? ये दी है आईटी एक्ट 2002 और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो 10 एजेंसीज को परमिशन दी है इनको भी ध्यान में रखिए, क्योंकि आपको सीडीएस ऑप्शन देके ये कह सकता है कि इनमें से किसके पास पावर है डाटा और कॉल्स को इंटरसेप्ट करने की और किसके पास नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए चलते आगे। व्हाट इज द न्यू बेस ईयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी बाय सीएसओ? हमारे देश में जीडीपी कैलकुलेट कौन करता है? वो करता है सीएसओ। अब जीडीपी कैलकुलेट करने का जो बेस ईयर है वो कौन सा चल रहा है? वो चल रहा है 2011-12। तो इसका आंसर क्या होगा? 2011-12। और ये जो बेस ईयर था इससे पहले कौन सा बेस ईयर था? वो था 2005-6। 2005-6 था बेस ईयर। और ये 2005-6 से बेस ईयर चेंज करके 2011-12 कब किया गया? ये किया गया 2015 में। इसके अलावा 2015 में एक और बहुत बड़ा चेंज हुआ था। इससे पहले हमारी जीडीपी जो कैलकुलेट होती थी वो होती थी फैक्टर कॉस्ट पे, लेकिन 2015 में जब ये जीडीपी को कैलकुलेट करने का तरीका बदला गया, अब हमारी जीडीपी जो कैलकुलेट होती है वो होती है मार्केट प्राइस पर। मार्केट प्राइस पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। अब इसके अलावा ये अब न्यूज़ में क्यों रहा? ये इसलिए न्यूज़ में रहा क्योंकि हमारी जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जिसका पहला टेन्योर कौन सा था? 2004 से लेकर 2009 तक जो हमारी यूपीए की गवर्नमेंट थी, तब जो जीडीपी कैलकुलेट की गई थी वो कैलकुलेट की गई थी बेस ईयर 2005-6 के अकॉर्डिंग। तो 2005-6 के अकॉर्डिंग, उस डाटा के अकॉर्डिंग जब जीडीपी कैलकुलेट की गई तो वो जीडीपी की ग्रोथ आई थी 8% से भी ऊपर। लेकिन अब क्या हुआ है?
अभी अभी नीति आयोग ने ये जो जीडीपी दोबारा से कैलकुलेट की है, नए आंकड़े पेश किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर 2000 उन्होंने क्या किया है नीति आयोग ने कि जीडीपी कैलकुलेट की है 2004 से 2009 तक और 2009 से 14 तक जो यूपीए सरकार का टेन्योर रहा था उसका बेस ईयर ले लिया है उन्होंने 2005-6 की बजाय 2011-12, जिसकी वजह से उनका जीडीपी की ग्रोथ 8 और 7% जो होनी चाहिए थी दोनों टेन्योर में रिस्पेक्टिवली, वो हो गई है कम। वो उनकी जो एवरेज ग्रोथ थी 10 सालों की, वो घट के यूपीए गवर्नमेंट की जब 2011-12 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया गया है तो वो घट के रह गई है 6.6%। और अगर 2014 से 19 तक की जीडीपी की एवरेज ग्रोथ देखी जाए तो वो चल रही है 7.4%। यानी कि ऑपोजिशन ये एलिगेशंस लगाई है कि पुराने डाटा को आपने वैल्यूएट नए बेस ईयर के अकॉर्डिंग किया है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो इस चीज़ के हम डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 2011-12, ये आपको पता होना चाहिए। और जीडीपी कैलकुलेट किस पे होती है? मार्केट प्राइस पर। और ये जो चेंजेस जीडीपी के रिलेटेड हुए थे ये हुए थे 2015 में। तो चलिए आज के लिए विराम लेते हैं। इसके अलावा हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के रैंक्स आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको रैंक्स नहीं पता, इक्विवेलेंट रैंक्स नहीं पता, तो वो आज ही जाके पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, इस पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो हमारे रेलवे जोन के हेडक्वार्टर है वो भी आपने अच्छी तरह करके जाने हैं। तो चलिए आज के लिए विराम लेते हैं, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।